जी बच्चा। तो इसमें ये हुआ है कि इसमें तो देखो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है ना, प्रोजेक्टाइल में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होता है वो तो सेम ही रहता है। मीन एक्स कंपोनेंट नेवर चेंज, यू कॉस थीटा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया। लेकिन सही जब है। ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो उस टाइम ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, यही बनेगी। जी सर। अब क्योंकि ये ऊपर जाते हुए साइन कंपोनेंट आ रहा है, तो ऊपर जाते हुए ये u जो हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। तो दैट्स वाई हमने ये आपका सी को चूज किया इसमें। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ रहा है कुछ क्वेश्चन बच्चा? जी सर। काइनेमेटिक्स में आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और उसको समझना पड़ता है हमें। विदाउट उसके आपके सारी कैलकुलेशन वगैरह के कोई इतना आसानी से समझ नहीं आता। अब देखो नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। अब भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया गया है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो सबसे पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझो क्या है। इसका मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो है जीरो, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। बात समझ आ गई? इसके जी सर। ये जो एरिया है ये है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉसपोंड ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो जहन पे ये लेके आओ, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। तो इसमें ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अब जब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनाता हूं डिस्टेंस टाइम में, तो इसका तो मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली लाइन मैं नहीं बना सकता इसमें। तो अगर ये वाली लाइन नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ये डी जो है ये इनकरेक्ट हो गया मेरे पास। डी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वो तो इनकरेक्ट हो गया। अब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग का कर्व बनेगा। तो इंक्रीजिंग का कर्व जो है वो यूं बनेगा, इस हाथ का। ठीक हो गया। यानी फर्स्ट जो आपका ग्राफ बनेगा वो इससे स्टार्ट होगा, इस कर्व से। क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रही है, सही। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। मीन ए और सी में से कोई होगा आपके पास। अब उसके बाद की बात करो तो यहां पर देखो क्या हो रही है, वेलोसिटी इज, इस पार्ट पे क्या हो रही है आपके पास, ये रेड पार्ट जो मैं बना रहा हूं ये वाला, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, सर कांस्टेंट। नहीं। कांस्टेंट। बिल्कुल कांस्टेंट। हाँ। वेलोसिटी कौन, तो इस यहां पर आ जाएगा इस टाइप का ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। उसके सही। बाद ये जो ब्लू लाइन बना रहा हूं यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीजिंग हो रही है। जी सर। तो डिक्रीजिंग का ग्राफ कर्व बनेगा, मीन ये वाला कर्व इस साइड पे यूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये ए जो है ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें ये दोनों तो सही है, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन थ्री जो है ये रॉन्ग है। सही। क्योंकि उसमें भी ये भी देखो, ये भी डिक्रीजिंग कर्व ही बना हुआ है, ये नहीं कि इंक्रीजिंग कर्व बना हुआ है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कम नहीं, और डिस्प्लेसमेंट ने तो बढ़ना ही है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ने ऊपर ही जाना है। सही है। तो इसका मतलब है सी इज करेक्ट वन हमारा। दोबारा समझाऊं इस ग्राफ को कि क्लियर है? क्लियर है सर। चलो, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है बेटा? नहीं सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, सामने सामने ही कर लेते हैं, छोड़ो नीचे सीक्वेंस से नहीं जाते। आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 में दिया हुआ है अ कार एट रेस्ट, कार रेस्ट पे, तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड 0 है। स्पीड 0 होने का मतलब क्या हुआ, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहां पर है देखो, ये रेस्ट है उसका। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ग्रेडियंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी है या स्पीड है, तो स्पीड विल बी 0 एट फ्रॉम 0 टिल 50 सेकेंड्स तक। ठीक हो गया, वो 0 है। फिर आपसे कह रहे हैं क्यू मूव फॉरवर्ड टू द स्ट्रेट लाइन एंड देन कम रेस्ट अगेन, वो यहां से दोबारा से चलना शुरू हुई, रेड वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से दोबारा इंक्रीज होना शुरू हुई, दोबारा से रेस्ट पे आ गई, यहां पर इस जगह पर दोबारा रेस्ट पे आ गई। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, नीचे आ जाओ 100 पे। मतलब 50 से लेकर 100 तक वो स्पीड इंक्रीज, यानी क्या हुआ है, मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अगेन कम टू रेस्ट, तो यहां पर अगेन रेस्ट पे आ गया। बात समझ आ गई। जी सर। अच्छा आप देखो, स्पीड टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। जी सर। अब 50 से लेकर 100 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड व्हाइल इट्स मूविंग, उसकी स्पीड क्या थी जब वो मूव कर रहा था। तो मतलब आपने यहाँ की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का मतलब है v इज इक्वल्स टू आपका आ गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, यहाँ की स्पीड क्या है आपके पास, यहाँ की स्पीड आ रही है 70 और यहाँ की स्पीड आ रही है 30, तो 70 माइनस 30 अपॉन यहाँ का टाइम आ रहा है 100, यहाँ का आ रहा है 50, तो आ गया 50, तो इक्वल हो जाएगा आपके पास 40 अपॉन 50, तो 4 अपॉन 5 डिवाइड करो कितना आता है, 0.8। तो ये 0.8 का मतलब हो गया पार्ट बी इज करेक्ट। समझ आया क्या है, दोबारा बताऊं। आ गया सर। चलो आ गया, यानी आके चला गया, नहीं नहीं सर, समझ आ गया। तो आ गया ना, तो आके चला गया, आ नहीं गया। चला नहीं गया। टीचर होते थे मुझसे पूछते थे बेटा समझ आई कि आ गई, तो हम कहते थे आ गई, तो वो कहते थे बेटा आके चली गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आ गई, आ गई, आके गई। तो आ गई नहीं होता, आई होता है कि आई, समझ आई, यानी आ गई है, गई नहीं है, वापस नहीं गई। जी सर, आई है। अच्छा चलो, अच्छी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाओ। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अबव हॉरिजॉन्टल सरफेस से, द वेलोसिटी, द ग्राफ शोज द वेरिएबल वेरिएशन विद टाइम ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ टाइम शो किया जा रहा है, ग्राफ शो किया गया है, जरा गौर से देखना। यानी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया है, तो जब रिलीज किया गया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर डायरेक्टली दोबारा यहां से हुआ यूं, फिर यहां से यूं, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बॉल बाउंस हो रही है, बॉल है यहां पर रखी जगह पर, बॉल पड़ी हुई है, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, कर दिया गया, तो वो जब नीचे जा जी सर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग हुआ। अब जी सर। जैसे वो जमीन से हिट हुई, तो डायरेक्टली वो क्या करेगी, बाउंस बैक होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जी सर। तो जब वो नीचे जा रही थी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जब ऊपर आ रही तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये एक्स जो है ना, ये फर्स्ट बाउंस का वो बता रही है कि ऊपर आ रही है। फिर जब ये 0 हुई, तो इसका मतलब है यहां पर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, फिर ये नीचे जा रही है, तो ये वाई जो है ये नीचे जा रही है अगेन। फिर जब ये एकदम से नीचे जमीन से हिट हुई, तो ये वो हिटिंग पॉइंट है, ये हिटिंग पॉइंट है, अगेन ये बाउंस हो रही है, तो ये वाला जो कॉर्नर है ये बाउंस का है कि वो कितना ऊपर, तो यहां पर दोबारा वो हाइट पे पहुंच गई इस पॉइंट पे। फिर ये जो थर्ड सेक्शन एम्प्लीकेट यहां तो हुआ, तो ये दोबारा हिट हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये जो एक्स है, ये आपका, दोबारा से डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं, साफ करके दोबारा से एक बार ऑपरेट कर रहा हूं। ये जो एक्स है आपके पास, मतलब ये हुआ
कि बॉल यहां से रिलीज हो गई इस जगह से, तो जब बॉल रिलीज हुई तो वो नीचे गिरी, तो ये एक्स पॉइंट जो है यहां से जो स्टार्टिंग है, यानी ये और ये वाला पॉइंट, ये पूरी लाइन ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट जमीन को हिट कर चुका है। जमीन को हिट किया तो ये ऊपर उठ रहा है, तो ये एक्स से ये ऊपर जा रहा है। तो देखो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, ठीक है। या अगर ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव होगी, दोनों में से एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी आपके पास। तो ये ऊपर उठ रही है, तो जब ये यहां पहुंची तो यहां पर वेलोसिटी हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट पे। इसके बाद ये जो y वाला है ये दोबारा नीचे आ रहा है, मीन दोबारा से पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, ठीक हो गया। सही है। अब जब वो y वाला ये वाली लाइन शो कर रहा है तो यहां पर जो है ये बिल्कुल जमीन को दोबारा हिट कर गया इस जगह पे, तो ये वाले दोबारा से स्टार्ट हुई, तो यहां से दोबारा ये बाउंस हुई है। तो अब दोबारा से जब ये यहां पहुंची, इस जगह पे पहुंची, तो ये हाइट पे पहुंच गई। फिर जब ये इस थर्ड ये जो इम्पैक्ट लिखा हुआ यहां पर, तो इसका मतलब ये जमीन को हिट हो गई है। तो देखो पहले में उसका डिस्टेंस ज्यादा था, दूसरे में जब बाउंस हुई कम हो गया, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में और कम हो जाएगा, इस तरह और कम होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बात समझ आ गई। जी सर। वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एरिया एक्स एंड वाई आर इक्वल, दोनों जो है एक्स और वाई जो है वो इक्वल है, ठीक हो गया। बिकॉज दिस इज बिकॉज, क्यों दोनों इक्वल क्यों है, दोनों इक्वल क्यों है आपके पास, तो चलो ऑप्शन पे चलते हैं। अब दोनों इक्वल इसलिए है ना बेटा कि दोनों का इम्पैक्ट सेकंड ही हो रहा है ना, मीन यहां से जमीन से हिट हुआ, इस पॉइंट पे जमीन से हिट हुआ, और इस पॉइंट पे हाइट पे चला गया, दोबारा नीचे आके हिट हुआ। तो जितना वो हाइट पे जाएगा उतना ही नीचे ट्रेवल करेगा ना, मतलब बॉल है जी सर। हिट हुई, जमीन से हिट होने के बाद जितनी ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी, जी सर। यही होगा ना। तो वो यही जी सर। वजह है दोनों जो एक्स और वाई है वो इक्वल है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपके पास कि भैया आपसे कह रहे हैं कि द बॉल एक्सेलरेशन इज द सेम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो सेम तो नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उसकी वजह से डिस्टेंस का सेम होना जरूरी नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन चेंज है, दोनों की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सेम ही है एग्जैक्ट, इसकी भी देख लो इसकी भी देख लो, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, बट एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है, बस फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन उसका सही है। इक्वल होने से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद नहीं, 100 आउट ऑफ 100% स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन सेम है, बट उस एक्सेलरेशन सेम होने का आपके उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है, y क्या है आपके पास, वो भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एक्सेलरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी सही है। बात। फिर है द स्पीड एट विच द बॉल लीव्स द सरफेस आफ्टर एन इम्पैक्ट इज इक्वल टू द स्पीड, आपसे कह रहे हैं द स्पीड जो है वो बॉल लीव्स द सरफेस, यानी एक्स वाला जो है वो लीव कर रहा है ना सरफेस को, तो उस टाइम जो इम्पैक्ट की जो स्पीड है वो इक्वल है आपके स्पीड एट विच इट्स रिटर्न द सरफेस, जब वो हिट कर रही है सरफेस को, तो दोनों की स्पीड इक्वल है, तो बिल्कुल स्पीड भी इक्वल है, यहां की स्पीड और यहां की स्पीड दोनों की इक्वल ही होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव आएगी और यहां पर ये नेगेटिव आएगी, बस फर्क सिर्फ इतना है, स्पीड भी इक्वल आएगी, लेकिन उसकी वजह से एक्स और वाई इक्वल नहीं है, उसकी वजह से एक्स और वाई इक्वल नहीं है, क्योंकि स्पीड इक्वल है तो शायद टाइम आगे पीछे हो सकता है ना, जी सर। तो अगर टाइम आगे पीछे है तो स्पीड इन मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो टाइम अगर आगे पीछे हो तो फिर क्या होगा, तो स्पीड वजह भी नहीं है। फिर आ जाओ, फॉर वन इम्पैक्ट द स्पीड एट विच द बॉल हिट द सरफेस इक्वल टू द स्पीड एट विच इट्स लीव द सरफेस, फिर स्पीड की बात हो रही है तो ये भी नहीं है। डी जरा देखो क्या है, द बॉल रिलीज्ड एंड फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस बिटवीन इम्पैक्ट्स, तो इम्पैक्ट के बिटवीन उसका जो डिस्टेंस है वो रिलीज होने का और फॉल होने का दोनों का क्या है, सेम। तो डिस्टेंस सेम है, इसीलिए एक्स और वाई इक्वल है, तो डी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में वो सही है।
बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वजह से एक्स और वाई इक्वल बिल्कुल नहीं है। फिर बी और सी में वो स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड की वजह से भी नहीं है, क्योंकि मे बी टाइम डिफरेंट हो। तो अगर टाइम डिफरेंट होगा तो ए और एक्स और वाई कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। लेकिन डी में वो डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई है ही डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस ही इक्वल है, इसीलिए एक्स और वाई इक्वल है। ठीक है सर। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, अब चलते हैं सामने। क्वेश्चन हमने 14 कर लिया था, 15 वाले पे, सॉरी 15 को ऊपर लेके चलता हूं मैं, बल्कि 12 कर लेते हैं फिर 15 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं अ मोटरलेस ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। सर ये कैन, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, सामने लिखा हुआ है ना। सही है सही। कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ, इतना रेस्ट पे आ गया, इतने डिस्टेंस पे। मीन ये जो है ये इनिशियल है वी है, ये जो है ये डिस्टेंस है, और यू वी जो हो गई है वो जीरो हो गई है क्योंकि रेस्ट पे आ गया। ठीक हो गया? इफ ही हैड ट्रेवल एट 30 मीटर पर सेकेंड, इन व्हाट डिस्टेंस कुड बी ब्रिंग द कार एट रेस्ट यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स। अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाते हुए 10 की बजाय वो 30 मीटर पर सेकेंड होता, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब टी तो है ही नहीं, टाइम दिया हुआ है, नहीं। तो ये फॉर्मूला पुट ही नहीं हो सकता। अब आ जाओ जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो उसमें भी टी है, तो टी पुट ही नहीं हो सकता। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा क्योंकि इसमें टी नहीं है। तो 2 इंटू ए मुझे निकालना है, एस उसने डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, तो मैंने 10 लिख दिया। वी जो है वो है 0, तो 0 स्क्वेयर हो गया। यू जो है वो हो गया आपके पास 10 का स्क्वेयर, तो ये हो गया 10 टू ज़ 20, ए इज इक्वल टू 100 माइनस 100 हो गया। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया आपके पास, 10 10 100, तो ये 220 इधर चला गया, तो ए इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 20, तो 2 2 से कट गया, 5 आ गया, -5 आपका क्या आ गया, डी एक्सेलरेशन आ गई। अब यही डी एक्सेलरेशन आपने सेकंड में पुट करनी है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, यू जो है वो अब हो गई है 30, ए जो है वो सेम वही है -5, एस आपसे कह रहा है बताओ कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसको डिस्टेंस चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट पे आने के लिए। वी जो है वो हो गई है 0, रेस्ट पे आ गया है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो v तो फिर 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पे आ गया, तो वो तो 0 हो जाएगा। 10 की बजाय ये अब हो जाएगा 30, 2a की बजाय ये हो जाएगा 5, और ये s आपके पास s, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 30 30 900, ये 10 यहां से यहां चला गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, यहाँ s बच गया, 2 2 से कट गया, तो कितना आ गया 90। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? और एस अपना ए -5 था, एक्सेलरेशन -5। हाँ तो कोई बात नहीं, -10 कर लो, वो तो जाके डिवाइड बाय -10 हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो माइनस में नहीं होता ना, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन सही। नहीं, माइनस लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। तो आंसर क्या आया? 900 डिवाइड बाय 10 हो गया ना, तो 100 से कट गया, तो आपका 90 बच गया, तो 90 मीटर पर सेकेंड, सॉरी जी मीटर सर। है, तो 90 मीटर डिस्टेंस है, सॉरी, तो 90 मीटर। तो ऑप्शन ए 17 है, बी जो है वो 30 है, सी जो है वो 52 है, डी जो है वो 90 है, तो डी इज करेक्ट। सही है सर। क्लियर हो गया? जी सर। कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है? नहीं सर। काफी आगे चलें? जी बेटा। चलते हैं सर आगे। आज क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़ो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, एक मिनट में इसको ऊपर ले आऊं। जी क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो क्या कह रहे हैं।
जी बच्चा। An object is dropped a great height and falls through air of uniform density. हम्म। The acceleration of free fall is g, which graph could show the variation with time t अब देखो वो कह of रहा the है ड्रॉप किया जा acceleration. रहा है, ऊपर हाइट से ड्रॉप किया गया, फॉल एयर रेजिस्ट इन एयर, इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस उसमें है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, उसकी डेंसिटी जो है एयर रेजिस्टेंस की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मीन ईच एंड एवरीवेयर जो एयर है ना वो इक्वल है, ईच एंड एवरीवेयर जो डेंसिटी है एयर है वो क्या है, इक्वल है आपके पास। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब जब एयर इक्वल है, डेंस है, और द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज जी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल क्या है, जी है। तो आपसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है ऊपर ग्रेट हाइट से, जब ऊपर से वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन Acceleration टाइम ग्राफ time. दिया हुआ है। अब ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम है ना, तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? एक्सेलरेशन मतलब जी ना सर? हाँ जी। ज्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही ना, हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होती है, हाइट पे जी की वैल्यू हाइट कितनी, हाइट पे तो जीरो होती है। हाइट पे 9.8 होती है इनिशियल जी की वैल्यू, बार बार समझा रहा हूं, वेलोसिटी जीरो होती है। अच्छा, अगर सही ये सही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ना, वेलोसिटी टाइम, तो हम कहते हैं जीरो से स्टार्ट होना है इसने, ठीक हो गया। अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो मैं कहता ये जीरो से स्टार्ट होगा, बट क्योंकि ये जो है ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम है, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। इनिशियली एक्सेलरेशन जो होती है कितनी होती है, 9.8 होती है, तो इसका मतलब है आपका ए के ऊपर भी जी की वैल्यू है और सी के ऊपर भी जी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन जो डी है, डी पे भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है और बी पे भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो गए, ऑप्शन बच सही। जाएगा ए और सी का। बात समझ आ गई? अब वो जब जी यूनिफॉर्म सर। डेंस से ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होती रहेगी, आहिस्ता 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 कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट तो ऐसे आएगा जहां पर एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वेरी हाइट पे है ना, ग्रेटेस्ट हाइट पे गया हुआ है, जैसे पैराशूटर है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आते आते उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इतनी हो जाएगी, मीन वेट इतना हो जाएगा कि एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो जाएगा, तो ट्रेवलिंग किस तरह हो जाएगी उसकी, जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए तो स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन उस टाइम क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। तो मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन जीरो, तो यहां पर सी पे तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो ए इज द करेक्ट। सही है। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हम वैसे ही कर चुके हैं, तो जरा आओ ना मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर किधर गया, जी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जून 2004। Which pair contains one vector and one scalar quantity? एक पेयर बताओ जिसमें एक स्केलर और एक वेक्टर हो। पावर और स्पीड। पावर और स्पीड। पावर, हाँ स्पीड और पावर, अच्छा पावर और स्पीड क्यों, पावर इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, पावर वेक्टर। स्केलर है, वर्क डन अपॉन टाइम है, अच्छा। वेलोसिटी एंड मोमेंटम दोनों वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं, फोर्स वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जो है वो क्या है, वो स्केलर है, तो इसका मतलब है 20 करेक्ट। सही है। 16 पे आओ, पढ़ो शाबाश।
कार इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट रोड. द रोड हैज मार्कर पोस्ट एवरी 100 मीटर. व्हेन द कार passes one post, it has a speed of 10 meter per second, and when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. मीन What is the हर car's सुनो acceleration? सुनो 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 हर पोर्ट जो है वो 100 मीटर पे है, मीन 100 मीटर डिस्टेंस जब वो कवर कर रही है तो उसकी स्पीड 10 से 20 हो रही है। ठीक हो गया? तो मतलब हर स्पीड उसकी जो है वो 10 मीटर इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? कितने डिस्टेंस पे? 100 मीटर डिस्टेंस पे। अब आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट इज द कार एक्सेलरेशन, व्हाट इज द कार एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द Acceleration. कार क्या है? तो हमारे पास देखो एक्सेलरेशन के तीनों इक्वेशन ले लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें t है तो यहाँ t है ही नहीं, तो ये नहीं लग सकता। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो इसमें भी t है तो ये भी नहीं लग सकता। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर V माइनस, square. हाँ ये हो सकता है। तो उसमें u जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, और डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। a निकालो कितनी आई? 1.5. 1.5। अच्छा, आपने कैलकुलेशन किससे किया? सेम मेथड से किया। एस इज 2as इज इक्वल्स टू V square मैं यूज जी -2। सही ठीक इसी है, से ही कर. 1.5 आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक हो गया? काफी है इतना कि आगे चले बच्चा आज। सर यहीं पे रख लेते हैं. अच्छा तो ये